वाकिफ़ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ानों से। वाकिफ़ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ानों से। वो और थे जो हार गए आसमानों से। वो और थे जो हार गए आसमानों से। नमस्कार, साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज जो जाने माने कहानीकार, सुप्रसिद्ध कहानीकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हैं लातूर महाराष्ट्र से डॉक्टर विजय भास्कर लामने, जो कि शोध निर्देशक हैं महात्मा गांधी महाविद्यालय लातूर महाराष्ट्र में। और ये जो है लेखन में विगत कई वर्षों से लेखन में कार्यरत हैं। इन्होंने कहानी और आलोचनात्मक जो लेख हैं वो लिखे हैं। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं इनकी पुस्तकों की, तो उनमें बहुत सारी जो पुस्तकें हैं वो लेखनीय हैं। जैसे कि हिंदी की लंबी कविताओं में अभिव्यक्त युगबोध नामक पुस्तक, जो कि 2016 में प्रकाशित हुई। हिंदी की लंबी कविता का शिल्प विधान नामक पुस्तक 2018 में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में सामाजिक बोध नामक पुस्तक, जो कि 2019 में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य की विविधता नामक पुस्तक 2020 में प्रकाशित हुई। इसके साथ ही निष्ठावान नामक पुस्तक, जो कि एक कहानी संग्रह है, 2022 में प्रकाशित हुई। और रानी बिटिया नामक पुस्तक, ये भी एक कहानी है, और 2023 में जो है ये प्रकाशित हुई। इसके साथ ही इनके पुरस्कारों की बात करें तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, जो कि जिनमें जो मुख्य नाम आते हैं, मैं सिर्फ मुख्य बताऊंगी। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार, स्वामी रामानंद तीर्थ राष्ट्रीय पुरस्कार, शब्द सेतु नवल सम्मान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और गंगा गोमुखी साहित्य शिरोमणि राष्ट्रीय पुरस्कार। इसके साथ ही इनके शोध निबंध जो है वो भी प्रकाशित हो चुके हैं, और ये छात्रों को पीएचडी पर जो है मार्गदर्शन देते ही रहते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की जो पुस्तकें हैं उनमें इनके लेख और आलेख जो है वो प्रकाशित होते ही रहते हैं, और ये जो है आलेख वाचन भी करते ही रहते हैं। इसके साथ ही हम स्वागत करते हैं आपका हमारे मंच पर, कि आज आपने समय निकालकर हमारे दर्शकों के साथ अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा जो है करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विजय भास्कर लामने जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आइए अब शुरुआत करते हैं आपकी यात्रा की, उसकी चर्चा करते हैं कि कैसे ये सब शुरू हुआ। तो लेखन में आप किस प्रकार आए? मैडम, शुरुआत ऐसी हुई कि मेरे कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसी जी तरह मुझे एक गुरु मिल गए, डॉक्टर सुभाष महाले जी, जी जो कि लेखन में बहुत सारे मुझसे बहुत आगे है। और मेरे घर में मेरी माता जी, जो तो लिखती नहीं थी पर पढ़ती बहुत है। जी। मेरी माँ कहती है जब तू गर्भ में था तब से मैं बहुत पढ़ती थी, ये गर्भ संस्कार तुझ पर हुआ, इस कारण तू लिखने भी लग गया। अरे और वाह! मेरी माँ, हाँ, मेरे माता पिता दोनों बड़े साहित्य के पढ़ने में रुचि रखते हैं। तो मेरे घर से भी मुझे संस्कार मिला। और मैं जो मेरे जो गाइड थे, वो भी लेखन में हमेशा मग्न रहते थे। जब भी मैं पीएचडी के लिए उनके घर जाता था तब वो लेखन करते थे। और मेरे माता-पिता मुझे हमेशा लेखन के लिए प्रेरणा देते थे। बोलते थे बेटा ऐसा कुछ लिख जो कि वर्तमान में समाज के लिए बड़ा हितदायी हो, ऐसा जी। कुछ तो लिख। मुझे हमेशा प्रेरणा देते थे मेरे गुरुवर डॉक्टर सुभाष महाले और मेरे माता-पिता, जो कि हमेशा मेरे प्रेरणा स्रोत बनते रहते हैं। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी लिखने की। विजय लिखते रहे, सिर्फ लिखते रहे और समाज के हितदायी लिख। वर्तमान में जो देखता है ना, उसे तू लेखनी से कागज पे उतार। जी। तो पहली जो रचना थी वो आपने कब लिखी, किस उम्र में लिखी?
पहली रचना लिखी थी मैंने 1994 में, जब मैं 10वीं में था तब। पर वो प्रकाशित नहीं हो सकी। बाद में जब जैसे उम्र बढ़ती गई तो पढ़ते गए, फिर डॉक्टरेट, फिर ये नौकरी। तो फिर नौकरी में आने के बाद मैंने जो भी मैं साहित्य तो समाज का दर्पण है, तो वहाँ हम लोग जो देखते हैं, उससे मैंने लेखनी से कागज पर उतारने का प्रयास किया। लिखने का प्रयास तो मेरी माताजी ने मुझे ये लेखनी का एक गाढ़ा अनुभव मेरे सामने रख दिया था। अरे वाह! बहुत ही वो अच्छी बात खेती है कि करती थी। आपकी मैं माता आपकी मार्गदर्शक रही हैं। जी। हाँ, हाँ। वो खेत में जाती थी, कपड़े सिलाती थी और मुझे कहती थी, जीवन राह पर मैं तुझे ऊँचाई पर जाने के लिए हर संभव असंभव प्रयास में साथ दूँगी। मेरे पिताजी भी वही करते थे और उनका कहना था कि समाज के लिए ऐसा कुछ लिखना कि आज वर्तमान में जो चल रहा है बेटा, उस पर ज़रूर कुछ 2 चंद लाइनें लिखते रहना। तो मैंने ये प्रयास आगे निरंतर शुरू रखा, तो आज तक शुरू है। जी, बहुत बढ़िया बात है कि आपके अभिभावक जो रहे हैं, आपके माता-पिता जो रहे हैं, उन्होंने आपको इतना प्रोत्साहन दिया, आपको लेखन के लिए प्रोत्साहित किया। तो आपके परिवार का सहयोग तो इसमें पूरा-पूरा रहा, लेकिन शादी के बाद, वैवाहिक जीवन के बाद किस तरह से आपका जो है। मेरी पत्नी भी मेरा साथ देती है और जो एक रचना है रानी बिटिया, रानी बिटिया में जो रानी नाम की लड़की है, रानी नाम दिया है, वो एक्चुअली मेरी लड़की का ही नाम है, अरे वाह! रानी। रानी को ही मैंने वो दिया है। और बहुत बढ़िया। जो एक मेरी पुस्तक है, तो उसमें समर्पण के लिए मैंने तो मेरे जीवन की जो प्रेरणा स्रोत है, तो वह मेरे प्रथम प्राण यानी कि मेरे बेटे का नाम है प्रथमेश और बेटी का नाम है प्राणांजलि। उनको सादर यानी कि प्रथम प्राण यानी प्रथमेश प्राण यानी प्राणांजलि और पत्नी प्रथम प्राण उसको सादर कर दिया है। बहुत मेरे अच्छी बात परिवार है। से मुझे पूरी सहायता मिलती है, इसी कारण मैं लेखन कर सकता हूँ, अन्यथा कोई कर नहीं सकता क्योंकि नौकरी, बच्चे, परिवार, माँ-बाप इनके सँभाल कर ये करना इतना आसान नहीं। परिवार का सहयोग मिलता है तभी हो सकता है। बहुत बढ़िया बात है कि आपका परिवार भी आपको इतना सहयोग करता है और आप भी अपने परिवार के लिए इतना सब करते हैं। तो आप बिल्कुल। क्योंकि शोध महानिदेशक हैं और ऐसे में आपकी कार्य की अलग आवश्यकताएं हैं, वहाँ पर समय, ऊर्जा आपकी सब कुछ लगती है, उसके बाद घर परिवार भी है। तो ऐसे में आप लेखन कैसे मैनेज करते हैं? मैडम जी मेरे शोध मार्गदर्शन में 2 छात्र पीएचडी हो गए और जब भी मुझे समय मिलता है, मुझे एक आदत सी हो गई है कि रोज कुछ तो चंद लाइनें लिखना ही है, कुछ तो लिखना है। रात के 11 बज जाए या कुछ भी हो जाए, बच्चों का काम होने के बाद समय जब भी मिलता है, तब तो कुछ लिखे और जहाँ कुछ हमें ऐसा दिखता है समाज में या कोई सुनते हो, तब मैं तुरंत वो नोट्स रखता हूँ जेब में और लिख लेता हूँ। उसको बाद में पेज पर उसे उतार देता हूँ, पर लिखना मेरा निरंतर शुरू है और बिल्कुल। रोज़ लिखता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है कि आप लेखन के लिए इतने ज़्यादा समर्पित हैं। तो लेखन की जो प्रेरणा है, ये कहानी लेखन की प्रेरणा, ये किस प्रकार आपको मिलती है? प्रेरणा मिली मैडम, मैंने जीवन में बड़ा संघर्ष किया यहाँ आते समय तक, आज तक। तो जो संघर्ष मैं देखता रहा, जो मैं महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो प्रेमचंद की कहानियाँ देखता हूँ, प्रेमचंद के उपन्यास देखता हूँ, तो उसमें जो संघर्ष है, वो उस काल का संघर्ष था। आज वर्तमान में हम लोग कुछ अलग ही संघर्ष कर रहे हैं, तो उस संघर्षों को उजागर करना किसी का कर्तव्य है। तो उससे ही मैंने अपना कर्तव्य समझा और उस पर लेखन शुरू कर दिया। लेखन के साथ-साथ और क्या-क्या करना पसंद करते हैं आप? लेखन के साथ अध्यात्म अध्यात्म में सच्चा अध्यात्म यानी कि सिर्फ़ पूजा-पाठ नहीं करना, पर उसमें से एक संस्कृति में बहुत सारी अच्छे रीति-रिवाज, रस्म है, बहुत अच्छे। कुछ गलत भी होंगे, मैं मान्य करता हूँ, पर जो कि एक समाज के लिए हितदायी है। पेड़ों को तुलसी को हम लोग पानी डालना, सूर्य को अर्घ्य देना, जिससे ऐसा नहीं कि वो सूर्य को अर्घ्य डालते हैं, हमारी आंतरिक ऊर्जा को भी हम अच्छी तरह से सँभालते हैं। यानी कि
साहित्य को साथ-साथ मैंने मेरे जीवन में जो कठिनाइयाँ थी, उसे किस तरह हम सुलझा सकते हैं और छात्रों मेरे जो छात्र हैं कॉलेज के महोदय, उनके जीवन में जो कठिनाई है, उनकी जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसका निराकरण करने में समय देता हूँ मैं। जैसे कि आपने आलोचनात्मक भी बहुत कुछ लिखा है बिल्कुल। और आपकी जो कहानियाँ हैं उनकी बात तो हाँ। है ही अलग। तो आपकी जो रचनाएं हैं, ये जो कहानियाँ हैं, ये मुख्यतः किन विषयों पर आधारित होती हैं? हाँ, तो मेरी रचनाएँ जीवन में आदमी को कितना संघर्ष करना पड़ता, वर्तमान में क्या होता है, कोई गरीब रहता है, किसी कारण उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो उस बच्चे के जीवन में क्या त्रासदी होती है। बिहार में आजकल बारिश शुरू है, तो बारिश की वजह से सिर्फ़ टीवी चैनलों पे दिखाया जाता है, बारिश हो गई, बाढ़ से ऐसे लोग बह गए, वैसे लोग बह गए, मीडिया चैनल वाले सिर्फ़ इतना चित्रण दिखाते हैं। पर बारिश की वजह से जिस परिवार के जो हालात होते हैं, सिर्फ़ टीवी पर देखकर मैंने वो महसूस किया और मैंने बारिश से ज़्यादा आँखों में पानी, यह कहानी भी लिखी। क्योंकि इसमें जीवन में जो बारिश से जो नारी समस्या, पुरुष विमर्श, ये सारी समस्या उसमें डाल दी। राजनीति कितनी आज अलग छोर पे चली गई है, ये भी उस कहानियों में मैंने डाल दिया। बुजुर्ग विमर्श, वृद्ध विमर्श, ये समाज की सबसे बड़ी समस्या हो गई मैडम। देश में वृद्धाश्रम बढ़ने लग गए हैं। बिल्कुल। वृद्धाश्रम की समस्या आज कई गुना बढ़ गई है। लोग वृद्धाश्रम हर गाँव में, हर देहात में दिखाई देने लग गए हैं। वृद्धाश्रम क्यों बढ़ गए? हम लोग पढ़े-लिखे हैं, उच्च शिक्षित हैं, पैसा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जो वही लोग वृद्धाश्रम में क्यों आते? मनुष्य यानी पुरुष ज़िंदगी भर कहाँ एक नौकरी की जगह काम करता है, जब घर वापस आता है नौकरी सेवा समाप्ति के बाद, तो उसे उचित मान-सम्मान नहीं मिलता, ना परिवार से, ना आस-पास अपने बेटों से, बेटियों से, तब उसे वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ रहा है। समाज में दिखावा, लोग आज दिखावा करते हैं, इससे संलग्न ही मैंने कहानियाँ लिखी। वर्तमान में एक नया दौर आ गया है, नया कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे पैसे आ गए, बच्चे किस रास्ते पे जा रहे हैं, बच्चे मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, क्या न जाने क्या करते हैं, बड़े शहरों में पढ़ते हैं, तब वो किस रास्ते पे जाते हैं, तो एड्स जैसी समस्या को भी मैंने कहानियों में डाल दिया है। और कोरोना एक इस देश के लिए बहुत कुछ सबक सिखा भी गया है। जो लोग कोरोना काल में खुद को अमीर समझते थे, शहरों में रहते थे, पर जब कोरोना आया तब उन गाँव वालों ने ही, माता-पिता ने, अपने परिवार वालों ने ही उन्हें अपना समझकर घर समेट लिया। बेसहारा का सहारा बनना चाहिए मैडम। आजकल क्या हो रहा है, पढ़ना-लिखना, बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ लिख कर, तो गाँव में माता-पिता बुजुर्ग रह जाते हैं। ये हर गाँव की समस्या हो गई है। हमारी ज़िंदगी का एक अहम पहलू बन गया है। मेरे माँ-बाप मेरे से आज वर्तमान में 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं, पर परिस्थितिवश नौकरी, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए पुरुष को वहाँ जाना ही पड़ता है। बेसहारा का सहारा बनिए। मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरे बाजू में एक छोटा परिवार है, उनका बेटा पूना में है, एक लड़की मुंबई में है, एक लड़का विदेश में है। तो कुछ नहीं, एक आधे घंटे के लिए चाचा आपको क्या होना? गोलियाँ ला दूँ? उनको पैसों की ज़रूरत नहीं होती, उनको सिर्फ़ एक सहारे की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और घोंसले से पंछी उड़ जाते हैं, बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर उड़ जाते हैं तो फिर माँ-बाप की तरफ मुड़कर भी कभी-कभी देखते भी नहीं। ऐसी परिस्थिति आज देश में हो गई है। और व्यसनाधीनता पर तो बात क्या करें, मैं महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ। महाविद्यालय में आने से पहले ही बच्चे व्यसनाधीनता की ओर जाते हैं। ये सारी समस्या सामने लाने वाला कोई तो होना चाहिए। किसान, किसान की समस्या आज मैं हम जहाँ नौकरी करते हैं लातूर में एक अहमदपुर तहसील है, वहाँ मैं नौकरी को हूँ। तो वहाँ किसान की समस्या समझने वाला कोई नहीं है। किसान चिल्लाता है, महाराष्ट्र में हर रोज़ किसान आत्महत्या होती है। इन किसानों की समस्या को कौन देखे? उसको भी मैंने मेरी कहानियों में उजागर करने का पूरा प्रयास किया है। जब मैडम
कि समाज में इन लोगों को कोई देखने वाला होना चाहिए। समाज की ये समस्या है, लड़के की शादी। आप कहेंगे कि लड़की की शादी ये आज तक की एक कहानी का विषय था। लड़की की शादी पर मैंने लड़के की शादी इस विषय पर लिखा। जैसे कि महाराष्ट्र में जातीयता जो भी है, पर लड़के के लिए लड़कियां नहीं मिलती है, बड़ी बहुत समस्या हो गई हर जगह की। तो लड़के के पिता किस तरह परेशान होते हैं, लड़की वाले लड़के वाले को भी कुछ समस्या सामने खड़ी कर कर लड़के को मजबूर करते हैं। लड़के की शादी इस कहानी में मैंने लड़के के माता-पिता की जो हालात होते हैं बुरे, उसको उजागर करने का प्रयास किया। संघर्ष विजय। मैडम, मैंने इस कहानी में जो समाज में लड़का या कोई भी लड़की हो, एक संघर्ष करके परिस्थितिवश आगे जाते हैं, उनको विजय हासिल होती है। और दहेज समस्या जो पूरे भारत में या पूरे विश्व में दिखाई देती दहेज समस्या। दहेज समस्या के कितने बुरे परिणाम उस महिला को भुगतने पड़ते हैं, उसको भी मैंने दिखा दिया। भगवान का मानव रूप। देखो मैडम, कोई आदमी रहता है गरीब रिक्शा वाला वगैरह, गरीब के बच्चों को स्कूल महाविद्यालय छोड़ता है, पर उस आदमी को जब रिक्शा नहीं चला सकता तो कोई सहारा नहीं रहता, तो उसी आदमी को कोई सहारा दे ऐसी उसकी तमन्ना रहती। पर जिन बच्चों को जिनको छोड़ा है उसने, वो कभी उसकी पलट के देखते नहीं। पलट के भी देखना चाहिए, ये मैंने उसमें दिखाया। देश की एक समस्या है बाल मजदूरी। ये बाल मजदूरी को मैंने नज़र दिखा दिया कि माता-पिता गरीब रहते हैं, परिस्थितिवश व्यसनाधीनता की ओर गुज़र जाते हैं, तो उन बाल मज़दूरी की समस्या इस देश में बहुत बड़ी है, तो उस पर भी मैंने लिखा। मैंने मैडम एक कहानी लिखी है, जो पिता इस कहानी में एक पुरुष परिवार के लिए कितना त्याग करता है, बच्चों के लिए कितना त्याग करता है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बच्चा पढ़कर विदेश चला जाता है, फिर आता है, फिर वहाँ पे कुछ नहीं रहता है। पुलिस पुलिस की जो प्रतिमा है समाज में, वह एक अलग है, पर मैंने इस मेरे कहानी संग्रह में पुलिस परेशानी में कितने कोरोना में थे, परिवार के लिए कितना तड़पते हैं, पुलिस के घर की समस्या क्या रहती है, पुलिस के बच्चों के प्रश्न क्या रहते हैं, पुलिस को रात-दिन नौकरी पे हाज़िर रहना ही पड़ता है, उनकी भी समस्या कोई दिखाने वाला होना चाहिए ना। वर्तमान में एक गाँव यानी कि पानी की समस्या है इस देश में। पानी की हमारे लातूर एरिया में पानी ही नहीं है। आपने सुना होगा कि रेल से पानी आया था, पर सच है, एक गाँव में कई बेरोज़गार होते हैं, पर एक बेरोज़गार ऐसा निकलता है जो गाँव की पूरी पानी की समस्या खत्म कर देता है। ये सच है, इस पर भी मैंने एक कहानी लिखी। चुनाव प्रक्रिया में क्या-क्या होता है, सब मैंने उस कहानी में दिखाने का प्रयास किया। पालनहार प्रवासी मज़दूरों का। मैडम, कोरोना काल विदेशों में भी आया, हमारे यहाँ भी था। पर हमारे यहाँ के लोगों ने प्रवासी मज़दूर जो रास्ते से जा रहे थे, उनके लिए क्या-क्या सुविधाएँ दी, उसका सुंदर वर्णन पालनहार प्रवासी मज़दूरों का इसमें किया है। निष्ठावान एक मेरी कहानी है। निष्ठावान कहानी में मैंने दिखाया है कि एक इलेक्ट्रिसिटी का कर्मचारी रहता है, जो बड़े लगन से, प्रामाणिकता से अपनी नौकरी करता है। घर में अन्य जो घर के जो लोग हैं उसके, वो बोलते हैं कि आपके जो सहकर्मी हैं, वह घूस लेते हैं, अन्य मार्ग से पैसा इकट्ठा करते हैं। आप हमेशा प्रामाणिकता, निष्ठा से काम करते हैं। जब एक विधवा महिला रहती है, उसका वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल न भरने की वजह से उसकी लाइट कटने का मौका आता है, तो वो कहता है आदमी दिनकर कि नहीं, मैं आपको एक चांस और देता हूँ, लाइट बिल 2 महीने के बाद भरिए, पर आपके बच्चों को पढ़ाइए। बच्चे बड़े होते हैं, वही उस आदमी का एक दिन सहारा बनते हैं। कभी भी निष्ठा, प्रामाणिकता, यह गुण आदमी में होना ही चाहिए। मेरे माता-पिता ने भी मुझे घर से निकलते वक़्त यही बताया था, बेटा जहाँ भी जाओ, जहाँ भी बैठो, जहाँ से उठकर जाने के बाद हमेशा आदमी ने बोलना चाहिए,
निष्ठावान आदमी है, सदाचारी आदमी है, यही 2 लफ्ज़ मिल गए कि जीवन की पूरी कमाई हो जाती है। वही मैंने वहाँ दिखाया। यह मेरी जगह है। मैडम जी, हम लोग दिल्ली में अध्यापक है, प्राध्यापक को हमको ट्रेनिंग रहती है, यह मेरी जगह है। दिल्ली में हमने 1 महीने का ट्रेनिंग था, तो जो पुल बनते हैं, तो पुल के नीचे बच्चे रहते थे, तो उस बच्चे का मैंने 1 महीने ऑब्जर्वेशन किया, तो उसमें दिखाई दिया कि वह छोटा बच्चा कि अपनी जगह सँभालने के लिए कितना प्रामाणिक रहकर अपने माता की सहायता करता है, क्योंकि उनका सहारा वही पुल था। गरीब के लिए कोई नहीं सहारा रहता मैडम, शहरों में बच्चे इधर-उधर घूमते रहते हैं। गरीब की भी समस्या दिखाना चाहिए, हर वक़्त अमीरी ही कहानियों में या उपन्यासों में नहीं आनी चाहिए। प्रेमचंद के उपन्यास देखिए आप, प्रेमचंद के उपन्यासों में हमेशा गरीबी को न्याय देने का प्रयास किया है। छुटकारा बेरोज़गारी से, मैडम वर्तमान में आज भी राजनीति पे डिबेट होती है टीवी, न्यूज़ चैनलों पर। बेरोज़गारी की समस्या। मैं ये कहता हूँ कि हम अध्यापक हैं, हम पढ़ाते हैं, तो उस पढ़ाई का जीवन में बेरोज़गारी का निराकरण करना भी सिखाते हैं ना। आप मुझे यही नौकरी चाहिए, मैं बीकॉम पढ़ा तो मुझे बैंकिंग क्षेत्र में ही नौकरी चाहिए, ऐसा नहीं है। आप कुछ अलग धंधे कीजिए, आजकल लोन मिल रहा है, तो आप उससे कुछ अलग कीजिए। देश में कोई भी काम-धंधा करने वाले को कुछ तो मुनाफ़ा ज़रूर मिलता है, सिर्फ़ करने की एक लगन होनी चाहिए। गन्ना काटने वाले मज़दूर, मैडम मैंने इस गन्ना काटने वाले मज़दूर, ये लातूर ज़िले में पास के जो छोटे-छोटे गाँव हैं, वहाँ गन्ना काटने के लिए मज़दूर जाते हैं। तो उन लोगों की समस्याएँ इतनी कठिन होती है कि उनके महिलाओं का शारीरिक शोषण होता है, बच्चे छोटे-छोटे पढ़ नहीं पाते हैं, लोग व्यसनाधीन बन जाते हैं, परिवार से दूर रहना पड़ता है, कभी-कभी गर्भवती महिलाओं के साथ भी बहुत अन्याय होता है। ये गन्ना काटने वाले मज़दूरों की समस्या मेरे ख़्याल से आज तक किसी ने नहीं दिखाई थी, पर मैंने उसे भी सामने लाने का पूरा प्रयास किया। बहुत ही आपने जो भी हमारी साधारण जीवन की जो आम लोगों की समस्याएं हैं उन पर लिखा है और बहुत ही बिल्कुल, खूबसूरती से आपने लिखा है। चाहे वो गरीब किसान हो, चाहे वो गरीब विद्यार्थी हो या कोरोना काल में सामान्य जो परिवार हो या बुजुर्ग, जो भी हमारे बुजुर्ग जो अकेलेपन से गुजर रहे हैं, जिन्हें अभी हम एक मॉडर्नाइजेशन जिसे हम कहें, जो बहुत ही अंधानुकरण हो रहा है, बच्चे शहरों में चले जाते हैं कमाने के लिए और माँ बाप को जो है पीछे छोड़ जाते हैं और फिर कभी पलट कर नहीं देखते। बिल्कुल, हालांकि उनके लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है, उन्हें अपने पास रखा जा सकता है, लेकिन खर्चे का नाम लेकर के या कोई भी बहाना लेकर के बच्चे ऐसा करने से भी बचते हैं, अपनी जिम्मेदारियों बिल्कुल, से भागते हैं, जो कि सच में गलत बात है, क्योंकि माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारियां समय पर निभाई, तभी आप इस लायक बन पाए कि आज आप शहर में उन्हें अपना पास रखने से कतरा रहे हैं। तो आपने बहुत ही खूबसूरती से हर विषय को बहुत खूबसूरती से लिखा है। तो अब क्योंकि आप कहानीकार तो हैं ही और अलग अलग विषयों पर लिखते हैं, तो आज के समय में जो साहित्य का, जो कहानियों का स्वरूप बदल रहा है, इस पर आपके क्या विचार हैं? हाँ, आज के साहित्य कहानी के साहित्य का रूप बदल रहा है। मैडम, साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये तो मान्य करना पड़ेगा। जीवन में मेरी जो कहानियाँ हैं, उसमें इंटरनेट, ब्लॉग लेखन, ईमेल, ये सारे शब्द आ गए, मोबाइल आ गया है, क्योंकि जो बदल रहा है, उसे स्वीकारना हमारा कर्तव्य है, पर उसमें से अच्छाई को स्वीकारो, जो गलत है, उसे ना स्वीकारो। व्यसनाधीनता के जो बुरे परिणाम हैं, उसे सामने लाओ। जो लोग दिखावा करते हैं और सिर्फ़ अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम में भेजते हैं, वह सामने लाओ। जो वर्तमान की समस्या है, उसे सामने लाना एक कर्तव्य बन गया है और आज वही होना चाहिए। उसे ही मैं करना चाहता हूँ कि जो सच है, वृद्धाश्रम की समस्या मैडम हर घर में बढ़ रही है, वृद्धों की समस्या इतनी बढ़ गई है, उनके प्रश्न
सुलझाने के लिए कोई नहीं रहा है। हर गाँव में, हर गली में वृद्ध विमर्श यह दिखाई दे रहा है। ये बहुत बुरा हो रहा है इस देश में। उनकी समस्या सुलझाने वाला कोई नहीं। हर आदमी शहरों में भागता फिर रहा है और अपने अर्थार्जन के लिए, ठीक है ना, आप अर्थार्जन के लिए जाइए, पर उन माँ-बाप की कुछ व्यवस्था बना के जाइए ना, वो नहीं हो रहा है। ये देखकर मुझे बड़ा दर्द होता है। मैंने मेरे 5-6 कहानियों में वृद्ध विमर्श को ही ज़्यादातर न्याय देने का प्रयास किया, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी वही समस्या है, बेरोज़गारी की समस्या। इसे भी लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं मैडम। बहुत ही अच्छा प्रयास है कि वृद्ध जो है, जो आज हमारे समाज में पिछड़ते जा रहे हैं किसी भी वजह से, और उनको आप एक रोशनी में लाने का कार्य जो कर रहे हैं, वृद्ध विमर्श, बिल जो कि एक उभरता विषय है, तो सच में एक सराहनीय कदम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल। जैसा कि आप महाविद्यालय में आप कार्यरत रहे हैं, तो समझ ही सकते हैं कि आज की हमारी जो पीढ़ी है वो कितना बदल रही है। हमारा बिल्कुल। जो समय था और आज का जो समय वो कितना अलग है। तो आज का जो समय है, आज की जो पीढ़ी है, उनके लिए साहित्य कितना ज़रूरी है? मैडम, आज के बच्चों के लिए यानी छात्रों के लिए साहित्य बड़ा ही ज़रूरी है। आजकल हमारे महाराष्ट्र में नए नई शिक्षा व्यवस्था को इस साल से हमने अप्रूव कर दिया है, तो उसमें साहित्य के साथ-साथ रोज़गार किस तरह से हिंदी भाषा द्वारा मिले, इसको भी जोड़ दिया गया है। और साहित्य समाज का दर्पण होता है। आज की जो पीढ़ी है, उनको जो नहीं मालूम था, प्रेमचंद का जो साहित्य है मैंने जब पढ़ा, तो मैंने तो वो 100 साल पुराना साहित्य, उसका गोदान पढ़ा, निर्मला, गबन ये उपन्यास पढ़े, उनकी नशा कहानी पढ़ी, कफन कहानी पढ़ी, ईदगाह कहानी पढ़ी, तो उसमें उस समय क्या था, ये हमें नज़रअंदाज हो जाता है कि उस समय क्या परिस्थिति थी। आज के छात्रों को साहित्य एक सही राह दिखा देता है। मेरे छात्र ना हमेशा कहते हैं, "सर साहित्य का पीरियड बहुत अच्छा लगता है।" मैं बोलता क्यों रे, मोबाइल पे तो दिखाई देता है ना, मोबाइल पे देखना चाहिए। तो बच्चे बोलते हैं, "मोबाइल में तो सिर्फ़ एक वो बात नहीं जो आप पढ़ाते समय, क्योंकि वो एक्सप्रेशन, हाव-भाव वो जो रहते हैं वो वही पढ़ाते समय होते हैं और साहित्य आदमी को सही रास्ते पे लाने में ज़रूर एक कारागार साबित होता है। वर्तमान पीढ़ी को सिर्फ़ पढ़ना ये गलत लगता है कि पढ़ते बैठे भई कौन इतनी बड़ी मोटी किताब कैसे पढ़े? पर ये गलत है उनके लिए। उनको पढ़ाना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था में क्या हो रहा है? हम लोगों ने एग्ज़ाम के परिणाम देखे। बच्चों को थ्योरेटिकली लिखने के लिए कुछ भी नहीं आ रहा था। यह मीडिया दिखा रहा है कि बच्चे लेखन में बहुत पीछे गिरे हैं। उन लोगों को हम लोगों का यही कहना है, हम अध्यापक हैं तो मेरा यही कहना रहेगा, बच्चों को लेखन कौशल्य सिखाओ। क्योंकि इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और उनको 2-4 लाइनें हिंदी की आनी ही चाहिए। एक मेरी अनुभय पत्रिका है, पूरे विश्व में चलती है, उसमें 2 या 3 2 कहानियाँ मेरी पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। तब उसमें मुझे एक जापान से प्रश्न आया था, "सर आपने ये लिख के टाइप करके खुद डाला है क्या?" मैंने बोला, "ये ऐसा कैसा प्रश्न है?" तब उन्होंने कहा कि आजकल लेखन शैली समाप्त हो गई है, हमें ऐसा ज्ञात होता है। बड़ा दर्द होता है ऐसे वाक्य सुनकर, क्योंकि लोग लेखन को नहीं जानना चाहते और वर्तमान पीढ़ी को हम लोग तैयार कर रहे हैं। मैं खुद तैयार करता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ, "थोड़ा तो लिखो बेटा, प्यार से लिखो।" लिखते हैं बच्चे, उनसे प्रेरणा दो, उनको एक आत्मविश्वास जगाओ कि आप भी कुछ लिख सकते हो। इसी कारण मेरा एक कहना है कि हर एक अध्यापक ने या जो भी आदमी है, उसने लेखन शैली की तरफ मुड़ना ही चाहिए। और बच्चे पढ़ते हैं मैडम, बच्चों को तुम प्रोत्साहित करो, मार्गदर्शन करो, उचित सलाह दो, बच्चे पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने छात्रों को इतना प्रोत्साहित करते हैं साहित्य के लिए। तो नए जो कहानीकार हैं, उभरते कहानीकार हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उभरते कहानीकारों के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी समाज में आपको बुरा लगता है या ऐसा होना चाहिए
ये ऐसा गलत है, इस पर लिखिएगा, लिखते समय थोड़ी-सी सावधानी ये बरतिएगा कि किसी को बुरा ना लगे और बुरा इतना भी ना लिखे कि समाज उसे नकार दे। सिर्फ़ सच को सामने लाने के लिए कभी-कभी संघर्ष भी करना पड़ता है, जो कि हमें भी करना पड़ा, पर ज़रूर लिखिए, क्योंकि लिखने से आपको एक आंतरिक शांति भी मिलती है, कि मैंने समाज के लिए कुछ अच्छा किया। पुस्तक तो अपनी मैं एक मेरे लातूर जिले या मैं जलगाँव जिले का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र के जलगाँव जिले के यावल तहसील का मैं रहने वाला हूँ। तो वो वहाँ नहीं पढ़ी जाने वाली, दूर कहीं भी हिंदी साहित्य कहाँ भी पढ़ा जाएगा, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। तो वहाँ भी कुछ अपने साहित्य से कोई आदमी लाभान्वित हो, यही मेरी आशा रहती है। अ, बच्चों के लिए मैंने छात्रों के लिए एक यूट्यूब चैनल चलता है मेरा डॉक्टर विजय बी लावणे नाम से। तो उसमें मैंने 20-25 वीडियो डाले हैं जो कि प्रेमचंद के उपन्यास है कहानी संग्रह है या जो उनकी कहानियाँ हैं। तो उस पर मैंने एक ऑब्ज़र्वेशन किया कि छात्र ज़रूर उन कहानियों को पढ़ते हैं। जब मैंने सोचा कि 8,000 लोगों ने ये कहानियाँ सुनी मेरी, तो मुझे समझ में आया कि बच्चे सुनने लगे हैं, पढ़ने भी लगे हैं और बच्चे छात्र यानी महाविद्यालय में आकर लाइब्रेरी में बैठकर वो पुस्तक निकालते हैं और ज़रूर पढ़ते हैं। प्रयास कीजिए वह, अपना छोटा-सा प्रयास बहुत कुछ कर जाता है। बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया आपने हमारे जो नए लेखक हैं उनके लिए सुझाव दिए हैं। तो अभी तक की जो भी आपकी यात्रा रही है, इस यात्रा में कभी आपने कुछ महसूस किया कि जिसका आपको अफ़सोस होता हो कि ये मुझसे छूट गया? हाँ, ज़िंदगी में लेखन शैली तो मैंने आगे निरंतर चल रहा हूँ, पर ज़िंदगी का एक ही अफ़सोस है कि मैं मेरे माता-पिता के लिए मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बहुत दूरी है। पैसे दे सकते हैं, वक़्त पर फ़ोन कर सकते हैं, अस्पताल भेज सकते हैं, अस्पताल की गाड़ी भेज सकते हैं, पर एक जीवन का एक कोना मेरा अभी अधूरा है। उसे ही मैंने उस कारण मैंने ये लिखा है, क्योंकि बहुत दर्द होता है जिस माँ ने मुझे पीएचडी के समय रात में 2-2 बजे तक उसको समझता नहीं था कब कि ये क्या कर रहा है, पीएचडी कर रहा है सिर्फ़। पर वो मेरे सामने बैठी रहती थी। मेरे पिता जॉब से आने के बाद खेत में जाते थे, खेत में सिंचाई का काम करते थे। वो देखकर मुझे बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द होता कि बता नहीं सकते मैडम, पर उनके लिए आज हम लोग बहुत दूर आ गए हैं, पेट का प्रश्न है, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो उनके लिए नहीं कुछ कर सकते। तो उसी कारण मैंने बेसहारा का सहारा बनने का यहाँ पे जो एक बुज़ुर्ग व्यक्ति, बुज़ुर्ग पति-पत्नी हैं, उनका सहारा बन गया हूँ। उनको ही अपने माँ-बाप के रूप में देखता हूँ, दूसरों को न्याय देना अपना परम कर्तव्य है। माता-पिता के लिए तो बहन वगैरह आ जाती है, हो जाता है प्रश्न, समस्या का निराकरण। पर जब खुद पर बीतती है, जब खुद वो एहसास होता है, तब वह एहसास आदमी को बहुत कुछ सिखा देता है। मेरे जीवन का वो एक पहलू मेरा छोर अभिन्न अंग टूट गया है मुझसे, यही मेरा दर्द है, बाकी कुछ नहीं। तो अब क्योंकि कार्यक्रम अंत की ओर बढ़ रहा है, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहते हैं कि भई जो भी लेखन करे, जो भी आप पढ़े, जो भी हिंदी के लिए एक सुंदर संदेश देना चाहता हूँ, देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसका सम्मान कीजिए, उसका गौरव कीजिए। जब भी बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करने का प्रयास करें क्योंकि हिंदी इस देश को एक संघ बनाने में सबसे बड़ी एक बात है कि जो ही एक हिंदी देश को एक माला में पिरो देती है, सुंदर माला में। कोई भी भाषी हो अगर हिंदी में बात करते हो उसकी प्रश्न, समस्या का निराकरण जल्द हो सकता है और बहुत मीठी भाषा है। मैडम उत्तर प्रदेश से लेकर मैं हम लोगों को दक्षिण भारत नज़दीक आता है, तो दक्षिण भारत वाले भी बहुत आसानी से हिंदी आजकल बोलने लग गए। ये बड़ी गर्व की बात है। विदेशों में कई लोग हिंदी सीख रहे हैं, ये भी बड़ी गर्व की बात है। हमारी भाषा राष्ट्रभाषा का सम्मान कीजिए, यही मैं एक संदेश देना चाहता हूँ।
मैडम एक छोटी-सी विनती थी। एक 10 मिनट की छोटी-सी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ मेरी पिता नाम की, जो कि वर्तमान में अपने पुरुष विमर्श है, उसको मैं सामने लाना चाहता हूँ। क्योंकि आज तक के साहित्यों में स्त्री पर लिखा गया लिखना भी चाहिए, मैंने भी स्त्री विमर्श को पूरी तरह से न्याय दिया है, पर एक पिता कितना परिवार के लिए करता है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। उस पिता में माता का भी योगदान रहा है। पर आपका समय लूँ क्या? एक 10 मिनट एक और? सारांश जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मैडम, एक सचिन नाम का लड़का था, जो विदेश से लौटा। लौटने के बाद घर में उसके साथ उसका छोटा लड़का था। पिता का स्वर्गवास होने के बाद आज 5वां दिन था। पिताजी कुछ यानी सचिन कुछ ढूँढने लग गया। बेटा बोलता है, "क्या ढूँढ रहे हो?" तो बोलता है, "अलमारी में कुछ लाल कलर की डायरी रखी थी, उसे ढूँढ रहा हूँ बेटा।" तो डायरी मिल जाती है। सचिन पढ़ने लगता है, आँखों से आँसू की धारा बहती है। उसे अचानक सारा बचपन से लेकर जवानी तक का चित्र आता है सामने। पिता को वो अण्णा कहता था। परिवार के लिए चट्टान के समान वो अण्णा थे। परिवार में 5 लोग थे, कमाने वाले अण्णा अकेले थे। किराना दुकान पर काम करते थे। अनाज का दुकान था। यह सिलसिला ज़िंदगी भर चलता था। घर में थोड़ी-सी खेती थी तो अनाज उससे मिल जाता था, घर खर्चा चल जाता था। नोटबुक के पुराने पन्ने निकाल कर अण्णा तीनों बच्चों को देते थे। बड़ी दीदी शादी को आ गई, तो पिता ने जो भी पूँजी थी पूरी लड़की को लगा दी, बड़ी धूमधाम से लड़की की शादी कर दी, बड़े घर में शादी चली गई पर खुद के लिए कपड़े नहीं लिए। माँ हमेशा बीमार रहने लगी थी, पर सेहत का पूरा ख़्याल रखते थे। लड़के भी उसकी माँ की अच्छी तरह से परवरिश करते थे, उसको सँभालते थे। जब दूसरी लड़की की शादी आई, तो उन्होंने अपना जो खेत था, वह गिरवी रखकर लड़की की दूसरी लड़की की भी शादी कर दी। अन्ना सुबह 4 बजे उठकर खेत में भी जाते थे, यानी अन्ना यानी उसके पिताजी। कभी नाई की दुकान पर जाकर उन्होंने दाढ़ी नहीं बनाई थी। बेटे पढ़ लिख कर लेंगे तो अच्छे हो जाएँगे, यही उनका सपना था। एक गरीब आदमी था। बड़ी दीदी की शादी जब बन जाती है तो कपड़े सिलाने का काम भी वो रात में करने लग गए। खटिया पर रात भर माँ खाँसती रहती थी। पुरानी मशीन पड़ी थी, पिताजी ने उसको साफ कर कर और टेलर का काम रात में शुरू कर देते थे। दिन-रात काम करते थे, 2 या 3 ही घंटे सोते थे। बेटा सचिन इंजीनियरिंग को चला गया, दोनों लड़की की शादी होने के बाद, तब पिता कहते हैं, "बेटा तुझे पढ़ाना मेरा सपना है और जो मेरे नसीब में आया, वो तेरे नसीब में ना आए, यही मैं सोचता हूँ।" सचिन पास हो जाता है, उसको इंजीनियरिंग करनी रहती थी। वो हमेशा भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि मेरे बेटे को इंजीनियरिंग में किसी महानगर में नहीं, इसी नगर में लगा देना तो बहुत अच्छा होगा। ऊपर वाले की कृपा से वही गाँव में लगता है। पर वो सोचता है कि अ, इ एमटेक कर रहे तो अच्छा रहता है। बच्चा बोलता है नेट की परीक्षा देनी पड़ती है, सचिन बोलता है। वो बोलता है कोई बात नहीं, अण्णा बोलते हैं ने। तो बेटा ज़िंदगी में आगे की चुनौतियाँ डटकर सामना करना पड़ता है, यह वाक्य रहता है अण्णा का। तब उन्होंने शिवाजी महाराज का उदाहरण दिया है कि खुद के बलबूते पर उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य निर्माण किया था। तू भी डटकर पढ़ाई कर, विजय तेरी होगी। रात-दिन पढ़ाई कर कर वह लड़का एमटेक होता है। एमटेक होने के बाद उसे प्रश्न आता है कि क्या करे? एमटेक होने के पहले ही पर उसकी माँ गुज़र जाती है। बेचारे अकेले रह जाते हैं घर में। जो कुछ काम होता है, बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जो होते कर काम करते रहते हैं। एमटेक होने के बाद वो कहता है मुझे विदेश में नौकरी की बड़ी ऑफ़र आई है, बड़ा पैकेज है। अण्णा मैं जाऊँ क्या? वो कहते हैं बेटा तुझे जीवन में खुशहाली मिले और तू ऊँचाई को छू रहा है, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। पिताजी तुरंत हाँ कर देते हैं। सचिन उसकी कंपनी की ही लड़की से शादी करता है पर अण्णा से पूछता है। जब अण्णा बोलते हैं कि तुझे जो अच्छा लगे वही कर बेटा, रात-दिन मेहनत कर बेटा। जब शादी हो जाती है, एक बेटा होता है उसे, तो वो कहते हैं, "बेटे, तूने तेरी मन की पसंद की लड़की से शादी की, कुछ तो नहीं बोला मैंने, पर सिर्फ़ एक पोते का फ़ोटो भेज दे।" पोते का फ़ोटो भी तस्वीर मिल जाती है। आज वही टूटी हुई कुर्सी पर बैठा है, ऊपर
जिस पर अन्ना रात भर कपड़े सीते थे। मेरा बेटा देख रहा था, सचिन कहता है। वो रो रहा था, मैं भी रो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। मैं डायरी के आगे पढ़ने लगा, जिस पर लिखा था, बेटा, मुझे जितने पैसे तू भेजता था ना, मेरे लिए बहुत थे। मैं खेत में मजदूरी भी तो करता था। तब मैंने बैंक में के इस अकाउंट नंबर पर तेरे बेटे के नाम पर ढेर सारे पैसे जमा करके रखे हैं। यह वाक्य पढ़ते ही सचिन के पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई। मेरा साहस आगे सचिन का साहस आगे बढ़ने का नहीं हो रहा था। तब अचानक हवा के झोंके से पन्ने पलटने लगे। मैंने बेटे की जो बचपन की तस्वीर भेजी थी, वह वहां मिली और वही पन्ने पर लिखा था, दिखाई दे रहा था। मैंने यानी सचिन ने साहस करके पढ़ा, जहाँ वहाँ अन्ना ने लिखा था, बेटा सचिन, मैंने तुम्हारे लिए जिंदगी भर जी तोड़ मेहनत की है, तब तू इतना पढ़ सका। तुम विदेश में रहते हो, वहाँ के खर्चे बहुत बड़े होते हैं और मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा जिंदगी में तुमसे भी आगे बढ़े। तब तुम्हें कुछ ज्यादा की मेहनत करनी पड़ेगी। तुझसे मेहनत का काम नहीं होगा, यह मैं जानता हूँ। तू ज्यादा की मेहनत करे, यह मैं नहीं देख सकता, इसलिए यह पैसे बचा कर रखे हैं। मुझे पूरा ब्रह्मांड हिलता हुआ नजर आया। आगे का पढ़ना कठिन हो रहा था। रोते रोते अन्ना का स्मरण करते हुए उनके उच्च आदर्श को याद करके आगे का पढ़ना शुरू किया। वहां लिखा था, मेरा पोता पढ़ लिख कर बड़ा होगा, तब उसे तुम्हारे शहर में एक कंपनी खोल कर देना बेटा। और उसके लिए अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो यह मकान और खेत भी बेच देना, जिसके तुझे तेरे बेटे के पास रहने का सुख तो मिलेगा। मैंने बुढ़ापे में जो पीड़ा सही, वह पीड़ा तू सह नहीं सकता बेटा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुझ पर बना रहेगा। खुश रहना मेरे लाडले। इस तरह एक पिता जिंदगी भर संघर्ष करके भी अपने बेटे को आखिरी में कहते हैं, बेटा, मैंने जो जिंदगी भर संघर्ष किया वो तू नहीं कर सकता। इस कारण तू तेरे बेटे के पास रहना। अगर पैसे नहीं मिले तो ये मकान भी बेच देना, एक खेती भी बेच देना। बड़ा दर्दनाक ये वक्तव्य है, पर सच है पिता इस कहानी का। जी, बहुत ही उम्दा कहानी है आपकी और बहुत ही अच्छे शब्दों में भी आपने लिखी है। तो इसके साथ ही, क्योंकि कार्यक्रम जो है वो अंत की ओर बढ़ रहा है, अब हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए, जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द कहें। मेरा यही कहना है दर्शकों से कि हिंदी भाषा देश के विकास में एक हितदायी है। हिंदी भाषा का प्रयोग करो, हिंदी भाषा का इस्तेमाल करो। जहाँ भी जाओ हिंदी साहित्य मिलता है, रेलवे स्टेशन पर वहां से बुक लो और हिंदी को पढ़ो और हिंदी को एक विश्व पटल पर फैला दो। जहाँ भी हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं जिनको हिंदी आती है, हिंदी का प्रचार और प्रसार करो, क्योंकि हिंदी ही इस देश को एक संघ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और निभाती रहेंगी। और साहित्य कभी भी झूठ नहीं बोलता, यह याद रखिएगा। और हिंदी साहित्य को न्याय देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पुराने सदियों से आज तक साहित्य ही समाज का दर्पण बनता रहा है और आगे भी बनेगा, यह मेरा आत्मविश्वास है। और आप सभी लोग हिंदी का सम्मान करें, यही मेरी कामना है आप सभी लोगों से। तो अब जो है आज का हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है और अब जो है मैं चाहूँगी कि हमारे जो आज के सुप्रसिद्ध कहानीकार जो आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका मैं हमारे मंच की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आज आप हमारे मंच से जुड़े, हमारे दर्शकों के साथ आपने अपनी साहित्यिक यात्रा जो है वो साझा की, अपने अनुभव साझा किए। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। मुझे आशा है आज जो भी दर्शक आपने भी मुझे यहाँ बुलाकर बोलने का मौका दिया, मेरे विचार रखने का, मेरा लेखन को यहाँ सामने लाने का प्रयास को आपने उचित न्याय दिया, इसके लिए मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब जो है हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। अंत में 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि परवाह न करो चाहे सारा ज़माना खिलाफ हो, परवाह न करो चाहे
सारा ज़माना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो नेक हो और साफ हो। चलो उस रास्ते पर जो नेक हो और साफ हो। अब हम अपने बहुत दर्शकों सुंदर। से विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहां हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ और उनके साथ चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। अगले रविवार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।